नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री मोदी की 40 विभागों के सचिवों से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो बात निकली है उसके मायने बहुत बड़े हैं। विचार उस पर होना चाहिए क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। हम ये बात आपसे डिस्कस करें इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि ये बातें इसलिए मौजू हैं क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से श्रीलंका बुरी तरह से आर्थिक मंदी और आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजर रहा है कि वहां आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है और उसके बाद भी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए 10 गुना तक दाम पे करना पड़ रहा है, अदा करना पड़ रहा है। एक ऐसी स्थिति में जब सरकारों ने अर्थव्यवस्था के विकास के नाम पर अपने नागरिकों को धड़ल्ले से सुविधाओं का देने का दौर शुरू किया, उसके बाद श्रीलंका की ये स्थिति हुई। श्रीलंका की सरकार ने कभी सोचा नहीं कि 2 साल से जिस दौर से उस देश की अर्थव्यवस्था गुजर रही थी, शायद उसमें कुछ कड़े फैसले करने चाहिए थे, हाथ को थोड़ा सा तंग करना चाहिए था। लेकिन खुले हाथ से जिस तरीके से नागरिकों को सुविधा के नाम पर सरकारी संपत्ति या धन का सीधे सीधे वितरण किया गया, उसका दुष्प्रभाव पड़ा। ऊपर से चीन के आसान शर्तों पर लिए गए कर्ज ने श्रीलंका के अर्थव्यवस्था के कमर को तोड़ दिया और आज स्थिति यह है कि भारत से अगर रोजमर्रा के चीजें मुहैया न कराई जाएं तो श्रीलंका में जरूरी सामान खरीदने के लिए ये उहापोह की स्थिति, ये अराजक स्थिति है कि वहाँ लोगों के बीच मारकाट हो सकती है। हम आपको बताते चलें कि श्रीलंका में इस आपात स्थिति से निपटने के लिए वहाँ 4 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है जो ये देखें कि किसी तरीके से स्थिति सामान्य हो। हालांकि अर्थव्यवस्था पटरी पर कब आएगी ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी जो भी सहायता वहां पर पहुंच रही है वो पूरी तरह से फौरी है और फिलहाल वहां की खराब स्थिति को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए बस वो काम कर सकती है। इस बात का जिक्र करते हुए हम भारत के संदर्भों में अगर बात करें तो हम पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के इस महत्वपूर्ण और बुरे परिणामों को देने वाले काल से गुजरने के बावजूद भी अभी भी स्थिति पूरी तरह से पटरी पर आ रही है और अगर ये दौर चलता रहा, आयात निर्यात का संतुलन बेहतर हुआ, निवेश बढ़ता गया और हमारा फॉरेक्स अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार एक बेहतर स्थिति में है तो भारत मुश्किलों में नहीं आएगा। लेकिन 40 विभाग के सचिवों ने जो बातें सामने रखी हैं उसको प्रधानमंत्री को समझना ही होगा और अगर प्रधानमंत्री उसको समझ नहीं पाते हैं तो शायद ये पूरे देश के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला हो सकता है क्योंकि पड़ोस में घट रही घटनाओं का असर पड़ सकता है, उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ये हमको सोचना ही होगा। बहरहाल हम आपको बताते चलें कि भारत में हर 2 या 3 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं और केंद्र राज्य संदर्भों का अगर जिक्र किया जाए, केंद्र राज्य संबंधों का अगर जिक्र किया जाए तो हम पाएंगे कि भारत में राज्य के चुनाव को जीतने के लिए वहां की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां या उसमें कोई भी अखिल भारतीय स्तर की पार्टी हो उसकी तरफ से कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं लोक लुभावन घोषणाएं, इन घोषणाओं के माध्यम से हम बहुत कुछ घोषणा होते हुए देखते हैं और बहुत खुश होते हैं कि जनता को फ्री में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ये जो फ्री की सुविधा है ये जनता को किस तरह से मुश्किलों में डाल सकती है और क्या दुष्प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इसका उदाहरण श्रीलंका से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। और इन्हीं परिस्थितियों में इसी समय काल के अंतराल में
कुछ बातें ऐसी हुई, जब प्रधानमंत्री से शनिवार को सचिवों की मुलाकात हुई तो 2 विभागों के सचिवों ने खुलेआम प्रधानमंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री जी, इस पर विचार करिए और चुनाव में जिस तरीके से लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं उस पर एक आम राय बनाई जाए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, यहां तक कि केंद्र सरकारों को, कि इस तरह के लोक लुभावन घोषणाएं इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती हैं और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा पड़ सकता है कि आने वाले समय में स्थिति श्रीलंका की तरह हो जाएगी। सोचना भी चाहिए और ये जरूरी भी है। हम आपको याद दिला दें कि लगभग 2 से 3 दशक पहले इस तरह से पॉपुलिस्ट मेजर अर्थात लोक लुभावन घोषणाएं जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी और तब ऐसा लगता था कि ये सारी बातें एक नेता के रूप में, राजनेता के रूप में जो देश की जनता या उस राज्य के लोगों के साथ पूरी तरह से उनके मसाइल के साथ तारुफ रखता है, वो सब उनके लिए, उनके फायदे हों इसके लिए घोषणाएं की जानी चाहिए। और वो जो भार सरकार पर पड़े अर्थात सरकार के बैंक्स पर पड़े या उसके फॉरेक्स पर पड़े, फॉरेक्स रिजर्व्स पर पड़े, उसकी पूर्ति की जानी चाहिए किसी दूसरे माध्यम से। जब ये बातें कही गई तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए, जैसे कि फ्री राशन की सुविधा, फ्री गैस की सुविधा, फ्री दवा की सुविधा, कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम फ्री में देते हैं तो वो आपूर्ति तो हम कर देते हैं, लेकिन उसके एवज में जो बोझ पड़ता है वो जनता से ही लिया जाता है। हम बहुत साधारण शब्दों में इन बातों को बता रहे हैं। इसलिए अगर किसी भी सरकार से, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, इसमें राजनीति से हट करके अगर विचार किया जाए तो सचिवों की ये बात प्रधानमंत्री को समझना ही होगा और प्रधानमंत्री इस बात को समझ भी रहे हैं। लेकिन उन राज्य सरकारों को जो पॉपुलिस्ट मेजर्स के पुरोधा बताए जाते हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल सबसे आगे, अभी उनके नेतृत्व में, आप कह सकते हैं उनके पार्टी के नेतृत्व में भगवंत मान मुख्यमंत्री बने और एक के बाद एक पंजाब में घोषणाएं की जा रही। और उन घोषणाओं के मायने क्या हैं यह सहज समझा जा सकता है जब उसका आर्थिक आकलन किया जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से उसे देखा जाए। बात आपकी ही नहीं, बात कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों की, या आप यूं भी कह सकते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अगर अखिल भारतीय स्तर पर लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो भी जनता पर पड़ता है। एक बार हम बजट में या इस तरह से लोक लुभावन घोषणाएं करके, चूंकि घोषणा पत्र में वो बातें कही गई होती हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको लागू करते हैं, और जब सरकारें उसको लागू कर देती हैं तो वहां का जो नुकसान है उसको भरपाई करने के लिए हमें दूसरे तरह से कर लगाना पड़ता है और दूसरी जगह से उसको इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि कर के माध्यम से जो कुछ भी आता है वही आय का एक साधन है। ऐसे में हम कुछ कड़े फैसले लें और थोड़ा सुधार की गुंजाइश हो, बहुत ही गरीबों के लिए हम इस तरीके से घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आम जनता जो उस खर्च का वहन कर, हालांकि वो भी बहुत मुश्किलों में खर्च करती है, उसको वहन कर अगर उसका पे करती है तो इससे उसको आने वाले समय में जब कोई देश या राज्य आर्थिक दुष्चक्र में न फंसे तो उनके लिए फायदा हो सकता है। हम आपको बता दें कि सचिवों के तरफ से जो एक रिपोर्ट दी गई है वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत चौंकाने वाली हो सकती है कि कई राज्यों की माली हालत अच्छी नहीं है और उनको केंद्र की तरफ से अनुदान दे दिया जाता है या वो कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं और जब बजट पेश करते हैं तो घाटे का बजट पेश करते हैं। इससे लगता तो है कि वो सब कुछ मैनेज हो रहा है, लेकिन अगर राज्यों की स्थिति इसी तरह से खराब होती रही तो वो फिर उसका बोझ केंद्र पर डालेंगे और केंद्र उसको देने की स्थिति में नहीं रहेगा, उसका पेमेंट करने की स्थिति में नहीं रहेगा। और जब कम बजट केंद्र से वहां पर जाएगा और उनकी माली हालत ऐसी नहीं होगी कि वो अपने व्यवस्था से उस धनराशि का इंतजाम कर सकें, तो फिर उसका दुष्प्रभाव जनता पर पड़ेगा, विकास पर पड़ेगा और उस जनता पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है, उसकी किल्लत हो सकती है जिसके लिए इतनी सहायता, इतने लोक लुभावन घोषणाएं कर दी गई। इसका फायदा तात्कालिक तौर पर
उन राजनीतिक दलों को जो कि सत्ता में इन लोक लुभावन घोषणा के माध्यम से आते हैं, वो बाद में आने वाले सरकारों को पता चलता है। और ठीक यही स्थिति श्रीलंका में हुई। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझना होगा हमें कि आज पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी देश में जिस तरीके से आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं, वो हमें समझना होगा। ये भी सभी विभागों के सचिवों की तरफ से प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया और प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुना। उन्होंने कहा कि सभी को एक टीम की तरह मिलकर के, न कि अपने अपने विभागों को देखने की जरूरत है, और हमें लगातार इस पर काम करते रहना होगा कि कहां और किस विभाग में ज्यादा तालमेल की कमी है या वहां पर शॉर्टेज हो रही है, और कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जिसके कारण वो राज्य या देश के स्तर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और ये सारे बोझ जो हैं वो आर्थिक तौर पर देश की माली हालत को खराब करते हैं, और जब देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो राज्यों को उस स्तर पर सहायता केंद्र से नहीं मिल सकती या मिलनी चाहिए जितना उतना नहीं मिलती जिसकी उन्हें अपेक्षा होती है। और उन परिस्थितियों में राज्य का विकास प्रभावित होता है, और जब राज्य का विकास प्रभावित होता है तो जनता का जीवन स्तर जो ऊपर जाना चाहिए वो नीचे होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू और पक्ष है जिसको हमने आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बताने की कोशिश की। इसलिए जब किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी मुखिया की तरफ से, उस पार्टी का मुखिया जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, खास करके चुनाव के संबंध में और चुनाव के दौरान कि वो इतने चीजें फ्री में देगा, आप यकीन मानिए वो जनता को एक तरह से बरगलाने की बड़ी कोशिश होती है। और बार बार हम ये कहेंगे कि श्रीलंका में कुछ यही स्थिति बनी जब वहां की सरकारें जनता के या अपने देश के आर्थिक स्थिति को न देकर के धड़ल्ले से शॉर्टेज होती हुई चीजों पर भी बिना किसी सब्सिडी के या सब्सिडी का ऐलान करके उस पर घोषणाएं करते गए और उसका वितरण होता गया, क्योंकि उन्हें पता यह था कि वो सारी चीजें मुहैया करा दी जाएंगी, या तो चाइना से आसान किस्तों पर ऋण लेकर के या और किसी तरीके से। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि जब चाइना ने भी हाथ खड़ा कर दिया और ऋण के जाल में श्रीलंका इस कदर फंस चुका है कि अपने ऋण को अदा करने के लिए उसे ब्याज के रूप में जो कुछ भी अन्य देशों से उसने कर्ज लिया है उसको देने के लिए ऋण लेना पड़ेगा। और इस तरीके से एक देश कर्ज के जाल में तो फंस ही गया, उसकी अपनी प्रभुसत्ता तो खत्म होती हुई दिख रही है। आर्थिक प्रभुसत्ता की बात हम कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति भारत की भविष्य में ना हो, क्योंकि किसी भी देश की माली हालत को खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता। और इसलिए जब हमने कोविड-19 या कोविड के उस बुरे दौर को झेल लिया और इस देश की जनता ने अपने मेहनत से देश की जीडीपी जो बहुत ही नीचे चली गई थी उसको न सिर्फ पटरी पर ला दिया, बल्कि 6% से अधिक के ग्रोथ रेट पर हम काम कर रहे हैं। और 2025 तक हम अपनी इकोनॉमी को प्रधानमंत्री के द्वारा देखे गए सपने के हिसाब से पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पॉपुलिस्ट मेजर्स पर जो सरकारें या जो राजनीतिक दल ज्यादा फोकस करते हैं उसको चैलेंज करना चाहिए, और जनता में इतना ज्यादा इसके प्रति जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि जनता इन बातों को तवज्जो न दे। और खास करके जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संदर्भ में भी, और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी से भी ये जरूर आग्रह है कि देश को कर्ज के जाल में न फंसाया जाए या देश न फंसने पाए। इसके लिए सुचारू व्यवस्था के तहत हम लोक लुभावन घोषणाओं पर ज्यादा केंद्रित न करें, या एक राज्य सरकार की देखा देखी दूसरी राज्य सरकारें नकल में एक के बाद इस तरह की घोषणाएं न करें। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उसकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और पंजाब में मिली सफलता के बाद दिल्ली मॉडल के नाम पर हर एक जगह वो सत्ता पाने के लिए एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, और वो ये है कि प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान फ्री राशन की सुविधा देने की बात कही थी, और
60 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन दिया गया और वो एक्सटेंड किया जा रहा है। और अभी योगी आदित्यनाथ सरकार जब दोबारा सत्ता में आई तो उसने जून तक 3 महीने तक और केंद्र सरकार ने सितंबर से अक्टूबर तक इस फ्री राशन के मुहैया कराने की सुविधा को बरकरार रखा है। क्या ये एक पॉपुलिस्ट मेजर नहीं है? ये आपके दिमाग में, मन में ये सवाल उठ रहा होगा। सवाल ये है कि ये वो घोषणा थी जब कोविड के दौर से ये देश गुजर रहा था और बेरोजगारी का आलम चरम पर था, और उन परिस्थितियों में जबकि लॉकडाउन में एक कर्फ्यू की स्थिति होती थी और सबसे ज्यादा उसका असर गरीबों पर पड़ता था, क्योंकि मजदूर और किसान वर्ग तो खेतों में अपना काम करके उपजाऊ जमीन से फायदा ले रहा था, लेकिन मजदूर पूरी तरह से तबाह हो रहा था। उन परिस्थितियों में इस तरह की घोषणाएं जायज थीं, लेकिन इस पर भी चूंकि हमारे देश में धन आगमन होता है और जाता है, इसकी व्यवस्था तो एक स्तर तक पर्याप्त है। हमारे यहां अन्न का उत्पादन अभी भी सरप्लस में है, विशेष करके गेहूं और चावल के संदर्भ में बात करें, लेकिन इस तरह से हम सरप्लस को भी देने के समय ये सोचें कि इसका नुकसान ज्यादा देश पर न हो। लेकिन राजनीति में फायदे के लिए अगर इस चीज को बराबर बरकरार रखा जाता है, इस सुविधा को बराबर बरकरार रखा जाता है, तो उस पर भी सवाल उठेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री को इस बात पर भी गौर करना चाहिए और उसका एक विकल्प हमें खोजना चाहिए। एक स्थायी रोजगार के लिए पूरा देश या नौजवान आगे बढ़ें, इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र को सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री मीटिंग के दौरान इन्हीं बातों पर फोकस कर रहे थे और उन्होंने सचिवों की चिंता से अपने को जोड़ा और उन्होंने इस बात को कहा कि इस तरह से हम आगे जाने के लिए व्यवस्था करें कि लोग रोजगार से जुड़ें। तो रोजगार के साथ साथ हम देश में पॉपुलिस्ट मेजर्स के तहत फ्री के सुविधाओं पर भी गौर करें और पूरे देश में, पूरे जनमानस में एक तरह से एक जागरूकता आनी चाहिए कि अगर कोई सरकार बिना वजह इस तरह की घोषणाएं कर रही है तो उसका महत्व सिर्फ वोट लेने के लिए है। हाँ, इससे एक गरीब तबके को फायदा होता है एक स्तर तक, लेकिन अगर उस सुविधा के नाम पर ज्यादातर लोग उस सुविधा का उपभोग कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा देश के इकोनॉमी पर कोई पॉजिटिव तरीके से नहीं पड़ रहा है, तो ये पूरे देश के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले 5 या 10 साल के लिए ये सुविधाएं अनुचित हैं। हम आपको बता दें कि इस तरह से पॉपुलिस्ट मेजर या आप कह सकते हैं लोक लुभावन घोषणाओं की शुरुआत एक दौर में जबकि यहां पर मिलीजुली सरकारें हुआ करती थीं और थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उसमें चौधरी देवीलाल एक महत्वपूर्ण नाम है जो इस देश के उप प्रधानमंत्री तक बने। और जब मिलीजुली सरकारों का दौर हुआ तो आम जनता को सुविधा देने के नाम पर इस तरह से लोक लुभावन घोषणाओं की शुरुआत की गई। वो एक ट्रेंड बना और उस ट्रेंड के बनने के बाद उसको तोड़ने, उस मिथक को तोड़ने की भी कोशिश की गई। और तब ये कहा जाता था कि सरकार, चूंकि पूर्ण बहुमत में कोई सरकार आ जाए तो वो कुछ कड़े फैसले लेती है, उसने जनता का ध्यान नहीं दिया। और तब एक माहौल बनाया जाता है कि जनता के लिए, आम जनता के लिए नहीं बल्कि ये तो व्यापारियों के लिए या बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। इस तरह के आरोपों से बचने के लिए सरकारें दो तरह से काम करती हैं, उधर सब्सिडी देती हैं और इधर लोक लुभावन घोषणाएं जो वो कर चुकी होती हैं उसके तहत वो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो सुविधाएं आम जनता तक पहुंचे। और इसके कारण से उन विभागों पर, उन मंत्रालयों पर वो प्रभाव पड़ता है जो इसको मैनेज कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी तरफ से इन सब बातों को प्रधानमंत्री को बाकायदा बताया गया। और प्रधानमंत्री को भी अब ये सोचना होगा कि एक छोटे से देश श्रीलंका, जिसका जीडीपी का दर और जिसके आर्थिक उन्नति की बात और जहां के लोगों के जीवन स्तर की बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पूरी दुनिया में पेश किया जाता था, आज वही श्रीलंका एक कप चाय के लिए अगर कोई जनता में से किसी को मांग करनी हो तो दुकान पे जाता है तो उसको 100 से लेकर के 150 रुपए श्रीलंकाई धनराशि अदा करनी पड़ती है। और जब ये धनराशि उसको अदा करनी पड़ रही है
तो आप समझ लीजिए कि श्रीलंका की मुद्रा की कीमत क्या हो चुकी है। इस समय डॉलर के मुकाबले श्रीलंका के मुद्रा की कीमत आधे से भी कम हो चुकी है। अब आप ये सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 18% से अधिक महंगाई की दर, और उसमें श्रीलंका के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग जीवन यापन कैसे करेंगे। और इसके कारण से वहां का सामाजिक ताना बाना अस्त व्यस्त हो सकता है, क्योंकि जरूरी सामानों की मुहैया कराने की स्थिति में सरकार नहीं है। ऐसे में भारत से आर्थिक सहायता लेने को मजबूर है। हो सकता है कि वो पूरे दुनिया से इस तरह का सहयोग मांगे, और जब इस तरह का सहयोग कोई देगा, इस तरह से सहायता कोई देश देगा, तो फिर श्रीलंका की आर्थिक प्रभुसत्ता पर वो लगाम कसेगा। कई तरीके से उस पर बंदिशें लगाई जाएंगी, पाबंदियां लगाई जाएंगी, और तब वहां की जनता एक तरह से दूसरे देश के रहमो कर्म पर निर्भर होगी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जब देश की जनता स्वयं मेहनतकश होकर के पूरे प्रयास के साथ अपने माली हालत को सुधारती है और साथ ही साथ अपना योगदान देती है देश की अर्थव्यवस्था में, उन परिस्थितियों में जब लोकतांत्रिक ढांचे के तहत देश की जनता इस बात से सहमत होती है कि ज्यादातर लोक लुभावन घोषणाएं ज्यादा लंबे समय तक बहुत ज्यादा संख्या के लोगों को अगर मुहैया कराया जा रहा है, तो उसका फायदा तात्कालिक तौर पर तो जरूर दिखता है, लेकिन दीर्घकालिक तौर पर उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये ट्रेंड अगर कुछ राज्य सरकारें अपना रही हैं, तो वो स्थिति अपने राज्य की खराब कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसलिए पंजाब का नाम सबसे पहले लेना चाहिए। पूरे भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में एक पंजाब की स्थिति अगर भगवंत मान के नेतृत्व में बढ़ने वाली सरकार जिस तरीके से पॉपुलिस्ट मेजर्स के तहत एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, और जिसकी सुविधा देने के लिए उनके पास धनराशि नहीं है, उस धनराशि की व्यवस्था वो केंद्र से करने के लिए कहेंगे। केंद्र एक स्तर से ज्यादा बजट देने की स्थिति में होगा नहीं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव बढ़ा करके ये दिखाने की कोशिश हो जाएगी कि चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से अलग हट करके एक सरकार है और वो सरकार आम जनता के लिए काम करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार काम नहीं कर रही। और यही ट्रेंड पूरे भारत के संदर्भों में अगर बात किया जाए तो दो राजनीतिक दल, जो एक क्षेत्रीय दल होता है, वो केंद्र से इसी तरह से टकराव लेता है और उसका प्रभाव उस प्रदेश के आर्थिक विकास पर होता है। ऐसे में लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय हम सीमित मात्रा में कुछ ऐसी घोषणाएं करें जो वास्तविक रूप से गरीबों को ही फायदा हो। लेकिन लोक लुभावन घोषणाओं में गरीबों को फायदा तो हम देते हैं कुछ स्तर तक, कुछ हद तक, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता, लेकिन उसका फायदा वो लोग भी उठाते हैं जो वास्तव में पैसा खर्च करके उस फायदे का खुद के लिए फायदा ले सकते हैं, उस सुविधा का। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ये इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं हैं। इसलिए सरकारों को अब इससे बचना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो। अब ये देश उस तरह से पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि वैश्विक आर्थिक स्थिति में हम कहीं मंदी के दौर में न चले जाएं या कुछ स्थितियां श्रीलंका की तरह ना हो जाएं, ये हमें सोचना ही होगा। क्योंकि चीन भी, जो एक बड़ी आर्थिक ताकत है, कोरोना पीरियड में अपनी स्थिति को सुधारने की भरसक कोशिश करता रहा, लेकिन उसके जीडीपी में भी बहुत ही बड़ी संख्या में, मात्रा में, कई विभागों में, कई तरीकों से बड़ी कमी आई है। और इस कमी को पूरा करने के लिए वहां पर ढेर सारे प्रयत्न और प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी कोशिशें भारत की भी तरफ से की जा रही हैं। उन स्थितियों में हमें कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए। हो सकता है कि इसको जनता तात्कालिक तौर पर स्वीकार न करे, लेकिन उसके लिए जनता से संवाद करना चाहिए और हमें बताना चाहिए, सरकारों के लिए हम कह रहे हैं कि, और ये इसके लिए एक पूरा माहौल तैयार किया जाना चाहिए, जनमत तैयार किया जाना चाहिए कि लोक लुभावन घोषणाओं से न तो हम प्रभावित होंगे, क्योंकि इसका अंततः नुकसान आम जनता को ही होगा, क्योंकि सरकारें जनता से ही वो कर लेती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान मध्यम वर्ग को होता है,
जो न हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है और न वो गरीब होता है, पिसता वो है। इसलिए भारत जैसे मध्यम वर्गीय और एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव जनता को ध्यान में रखते हुए गरीबों के बारे में भी राज्य और केंद्र सरकारों को सोचना चाहिए और साथ ही साथ लोक लुभावन घोषणाओं को करने से पहले देश के माली हालत और देश की आर्थिक स्थिति पर कोई नुकसान न हो, इसके बारे में सोच करके फैसला करना चाहिए। और साथ ही साथ केंद्र को भी कोशिश करनी चाहिए कि राज्य सरकारें लोक लुभावन घोषणाएं यदि कर रही हैं तो उनसे सीधा जवाब तलब किया जाए कि आखिर में जो घोषणाएं वो कर रही हैं क्या अपने माध्यम से वो उसका इंतजाम कर सकती हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी पर आती हुई दिख रही है वो आगे बढ़ेगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।